Good morning students. Today we will continue our 8th chapter class 12 subject biology. अपने इस चैप्टर के अंदर कर रहे थे कि कुछ अपनों ने मिनरल और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना था कि प्लांट्स के अंदर कौन से मिनरल कौन से न्यूट्रिएंट्स किस किस अमाउंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए अपनों ने कुछ थ्योरीज भी की थी, फिर अपनों ने ड्राई वेट ऑफ प्लांट के बारे में भी समझा था, ठीक है। और कुछ अपनों ने देखा था कि एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कहाँ प्लांट में उसकी नीड होती है, अगर किसी चीज की अपने को लॉस हो जाए या बोल दो कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो कितना को किसी प्लांट में हार्म करता है, ठीक है। यानी कि कहाँ पे किस एरिया के अंदर उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके कुछ अपनों ने बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए थे। आज अपने उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर तो अपने ड्राई वेट ऑफ प्लांट देखा था कि कहाँ पे प्लांट की ऐश देखी थी कि प्लांट की ऐश के अंदर कौन कौन से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस अमाउंट में होते हैं। पहली थ्योरी के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर तो अपनों ने सिर्फ इतना देखा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिनरल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड थ्योरी अपनों ने इसके अंदर ली थी, एक्सपेरिमेंट लिया था सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। कौन सा लिया था अपनों ने? सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसके अंदर अपनों ने देखा था कि मिट्टी के अंदर अपनों ने कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को उसको वॉश करके उसके बाद में कुछ ऐसी अपनों ने कंडीशंस या फेवरेबल या इनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की थी जिससे अपनों ने देखा था कि कौन सा प्लांट कैसे ग्रो करता है। थर्ड अपनों ने देखा था इसके अंदर वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड एट लास्ट फिर अपनों ने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स और मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, इसके अंदर अपने देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स जो थे मैंने आपको बताया था कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर 105 टोटल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, जिसमें से 60 एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। 60 मिलते हैं जिनमें से 17 ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्लांट के लिए जरूरी माने जाते हैं, यानी कि एसेंशियल माने जाते हैं। तो जो प्लांट के लिए 17 एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनके आगे फर्दर वर्किंग के लिए जरूरी होते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? एसेंशियल, यानी कि जिनके बिना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती प्लांट की। नेक्स्ट अपनों ने कुछ पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे 17 के अलावा रेस्ट जो एलिमेंट्स बच गए 43, कितने? 43, 60 में से 17 तो अपनों ने देख लिया एसेंशियल में आ रहे हैं। उसके अलावा जो 43 बच गए उसको अपनों ने क्या देखा था कि ये कौन से एलिमेंट्स है? नॉन एसेंशियल। कौन से है ये? नॉन एसेंशियल। उनको क्या बोला जाता है? नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो इन नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं प्लांट के लिए, यानी कि हानिकारक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट में कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या थी मैंने तुम्हें पहले भी बताया, दोबारा सुन लो। एलिमेंट्स जो है क्या क्या ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कहाँ तक इनकी अपने को प्लांट्स में वैल्यू होती है, लाइफ साइकिल वगैरह कैसे कंप्लीट होता है। फिर अगर इनकी प्लांट्स में कमी हो जाए न्यूट्रिएंट्स की, एनिमल्स में सॉरी प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, तो उससे क्या क्या हार्म हो सकते हैं, क्या क्या प्लांट की लीफ को या स्टेम वगैरह को इफेक्ट पड़ सकता है। सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट इसके अंदर था कि एलिमेंट्स जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्लांट में कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली। मेटाबॉलिक प्रोसेस समझते हो ना आप लोग? केमिकल एक्टिविटीज जो प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करती है, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज चल रही होती हैं उसके अंदर प्लांट्स की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिनरल्स की क्या जरूरत है, क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है। फिर ये था कि कुछ अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कुछ ना कुछ प्लांट्स के अंदर सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आज अपने स्टार्ट करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले देखते हैं अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। इनको क्या बोला जाता है? प्राइम एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? दे ऑल्सो नोन एज प्राइम एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर और देखो कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपने। प्राइम एलिमेंट्स के साथ साथ ये एलिमेंट जो होते हैं ये पूरे अपनी क्वांटिटी का 1 से 10 मिलीग्राम 1 to 10 मिलीग्राम जो है ड्राई वेट कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? ड्राई वेट कंटेन करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ड्राई वेट कितनी अमाउंट का है, ड्राई वेट कितनी अमाउंट का है। सो बेसिकली ये जो 1 to 10 मिलीग्राम है ये ड्राई वेट प्लांट का, ये किसमें है? लगभग 1 ग्राम वेट में। कितने में? 1 ग्राम में। 1 ग्राम के अंदर 1 to 10 मिलीग्राम जो है ड्राई वेट प्रेजेंट होता है इसका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, यानी कि 1 से 10 मिलीग्राम तक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है 1 ग्राम वेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ड्राई वेट क्लियर कर दिया था, आप लोग उसको ध्यान से रिकॉल कर ले, ठीक है। नेक्स्ट और इसके अंदर क्या होता है?
इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अब इसके एग्जांपल देखो, ये क्या होते हैं, नंबर में देख लो, टोटल 9 इन नंबर, दीज आर टोटल 9 इन नंबर, यानी कि 9 होते हैं ये। कौन कौन से, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कितने हो गए, 5, 4 और एलिमेंट्स होते हैं, पोटेशियम, सल्फर, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम। ये सब क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये क्या होती है, इनकी जरूरत जो है प्लांट्स में काफी ज्यादा हद तक पाई जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा ये प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो कंप्लीट हो गया, अब अपने देखते हैं माइक्रो। माइक्रो कौन से होते हैं, माइक्रो टाइप के न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। कितने, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, तभी इनको माइक्रो बोला जाता है। किसी न किसी अमाउंट की या क्वांटिटी इसकी कम होगी, इसी वजह से इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और इनको सेकेंडरी एलिमेंट्स भी बोला जाता है, सेकेंडरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको एक तो स्मॉल अमाउंट में इनकी नीड होती है और इनको साथ में क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एलिमेंट्स, ठीक है। आगे देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, अब मैंने आपको मैक्रो एलिमेंट्स में बताया कि ड्राई वेट कितना होता है, 1 to लेके 10 मिलीग्राम इन 1 ग्राम ऑफ वेट। इसके अंदर क्या होता है, 1 मिलीग्राम, ओनली 1 मिलीग्राम ड्राई वेट कंटेन करते हैं ये, कितने का, 1 ग्राम अमाउंट का, यानी 1 ग्राम अमाउंट में ड्राई वेट कितना होता है इनका, सिर्फ 1 मिलीग्राम। कितना होता है, 1 मिलीग्राम, ठीक है। इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या होते हैं, नंबर में कितने होते हैं ये, 8। कितने होते हैं, 8। क्या क्या नाम होते हैं इनका, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं आयरन, ब्रोमीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, ठीक है। 3 तो ये हो गए, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, ठीक है। और देखते हैं अपने इसके अंदर, जिंक, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम समझते हो ना, एमओ, ठीक है, निकल। और एट लास्ट इसके अंदर एक एलिमेंट और इंक्लूड होता है जिसको अपने क्या बोल देते हैं, क्लोरीन। कौन सा होता है, क्लोरीन, ठीक है। अब इसके अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एलिमेंट। कौन से, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरमीडिएट कौन सी नई बला आ गई, मतलब कौन से नए एलिमेंट्स आ गए इंटरमीडिएट। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, आयरन और बोरॉन जो होते हैं, क्या होते हैं, आयरन और बोरॉन, इनको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो अमाउंट होती है ना, प्लांट को रिक्वायरमेंट जो होती है इनकी, वो इनके कंपैरिजन में ही इक्वल होती है। मतलब सिर्फ इसके अंदर बोरॉन और आयरन ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के इक्वल अमाउंट में प्लांट को चाहिए होते हैं। समझ आ गया आपको, यानी कि इस टाइप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया अपने को। अब आगे देखो, कुछ फंक्शनल एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर, 17 एलिमेंट्स जो होते हैं यूजफुल होते हैं प्लांट में, जैसे सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर, सोडियम, सिलिकॉन, कॉपर, सेलेनियम, ये सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, ठीक है। इनमें से कुछ होते हैं यूजफुल होते हैं, कुछ फंक्शनल होते हैं। अब इनको फंक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, आगे अपने कुछ कैटेगरीज में इनको डिवाइड करेंगे, वो अपने इसमें डिटेल में देखते हैं। अब आगे देखो, आगे अपने जो है बेसिस जो था इसका, फंक्शन के बेसिस पे आगे अपनों ने इसको 4 टाइप्स में या क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, दूसरा एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, तीसरा एंजाइम एक्टिवेटर्स, ठीक है। चौथा है दोज विच हेल्प इन द डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आपको मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में भी डिटेल में अपने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ लिया कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स अब अपने देखेंगे कि जो प्लांट की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं या स्ट्रक्चर में किसी ना किसी तरीके से फायदा देते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। सेकंड है अपना एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स, यानी कि प्लांट के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड अपना पॉइंट है एंजाइम एक्टिवेटर्स। अब आपको पता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि किसी ना किसी प्रोसेस को करने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। एज अ कैटालिस्ट जो एंजाइम उस पर वर्क करते हैं, तो एंजाइम्स की एक्टिवेशन यानी एंजाइम को प्रोसेस करवाने के लिए, एक्टिव करने के लिए भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत प्लांट में होती है। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स।
स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं ये बायोकेमिकल्स होते हैं अलग अलग. दीज आर डिफरेंट बायोकेमिकल्स फॉर प्लांट. ठीक है, केमिकल्स फॉर प्लांट. अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. बायोकेमिकल्स के अंदर जैसे कौन कौन से आते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अब देखो क्या होता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डीएनए, आरएनए. ये सब क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. सो बेसिकली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये क्या काम करते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में. यानी कि प्लांट के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेस चलती है, फैट चलती है, विटामिन, मिनरल्स, फैट. ठीक है, डीएनए, आरएनए की स्ट्रक्चर जो होती है प्लांट के अंदर, उन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? ये चार जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, इसके एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स में. अब एनर्जी जो है कंपाउंड्स में किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में. ये चीज आपको क्लियर है? पहले भी आप लोगों को पता है ये चीज, 11th में आप लोगों ने देखी होगी कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं? एटीपी की फॉर्म में. प्लांट्स में एनर्जी जो टूटती है वो एटीपी की फॉर्म में टूटती है, जिस फॉर्म में उनको ये एनर्जी मिलती है. ठीक है, अब ये एटीपी की फॉर्म में मिलती है तो मैग्नीशियम जो होता है इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है? मैग्नीशियम. जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल में. कहाँ होता है? क्लोरोफिल में. सो बेसिकली क्लोरोफिल में प्रेजेंट होने की वजह से ये मैग्नीशियम अपना वहां पे वर्क करता है और वहां पे जो है एटीपी जो एनर्जी सिंथेसाइज करने में हेल्प करवाता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने एंजाइम एक्टिवेटर्स पे. एंजाइम एक्टिवेटर्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब अपने इसके थोड़े डिटेल देखी, इसके अंदर आपको बताया कि एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अपने को एक्टिवेटर्स की जरूरत होती है. उसको अपने क्या बोल देते हैं? एंजाइम एक्टिवेटर्स. ठीक है, या प्रमोटर्स. इनके अंदर कौन से आते हैं? मैग्नीज, मैग्नीशियम. ठीक है, दो तो कौन से हो गए? मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम. जिंक और मॉलिब्डेनम और कुछ और एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं जो एंजाइम एक्टिवेटर्स की तरह वर्क करते हैं. 4 पॉइंट अपना है दोज विच हेल्प इन डिफ्यूजन प्रोसेस. डिफ्यूजन प्रोसेस पता है आपको कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का या मिनरल्स का मूवमेंट करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको क्या बोल देते हैं अपने? डिफ्यूजन प्रोसेस में हेल्प करने वाले एलिमेंट्स. अब इसमें कौन कौन से आएंगे? पोटेशियम, क्लोरीन. एग्जांपल देख लो इसका. पोटेशियम एंड क्लोरीन एंड सम अदर एलिमेंट्स आल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस. ठीक है, सो बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे अपनों ने ये चारों टाइप की क्लासेस थी, इनके बारे में पता चल गया. स्ट्रक्चरल पता चल गया, एनर्जी रिलेटेड चल गए, एक्टिवेटर पता चल गया, अपने को डिफ्यूजन प्रोसेस में काम आने पता चल गए. अब आगे देखो, हम इन 17 एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स थे उनको अपनों ने क्या बोल दिया? मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोल दिया. क्या बोल दिया? मिनरल न्यूट्रिएंट्स. यानी ये 17 एलिमेंट्स हैं, इन ये 4 क्लासेस में वो डिवाइडेड हो गए. ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सोर्स जो है वो सॉइल नहीं होता. क्या नहीं होता? सॉइल नहीं होता. ठीक है, वो अपने को किससे मिलते हैं? एनवायरमेंट से. किससे मिलते हैं? एनवायरमेंट से. तो एनवायरमेंट से जो अपने को फैक्टर्स कुछ होते हैं वो मिलते हैं और कुछ मिलते हैं अपने को सॉइल से. ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपने को सॉइल से नहीं मिलते, वो अपने को एनवायरमेंट से मिलते हैं. जैसे कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. अब ये चार जो होते हैं ना, ये अपने को किससे मिलते हैं? एनवायरमेंट से. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन जो है वो तो सॉइल में से मिलता है, तो फिर ये एनवायरमेंट में कैसे आया? देखो बच्चों, क्लियर सी बात है, बेसिक सी बात है, इसको आप समझो कि जो नाइट्रोजन होता है ना, वो डायरेक्ट जो है सॉइल में नहीं आ पाता. मतलब अपनी जो रूट्स होती है प्लांट की, उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने रिसाइक्लिंग प्रोसेस करके कुछ ऐसी फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट को यूज हो सके. मतलब इनडायरेक्टली वो प्लांट्स को किससे मिलती है? एनवायरमेंट से. सो एनवायरमेंट से वो नाइट्रोजन की प्रोसेस जो होती है अलग अलग फॉर्म में, जैसे नाइट्रिक एसिड या NO2, NO3, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करके वो प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, अब अपने को पता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तो तीनों की तीनों ही गैसेस होती है और तीनों अपने को एनवायरमेंट से मिलती है. कार्बन किस फॉर्म में यूज होती है? CO2 की फॉर्म में प्लांट्स में. ऑक्सीजन इवोल्यूट होती है, एग्जिट होती है वहां से. हाइड्रोजन यानी पानी, किसके साथ? इन द फॉर्म ऑफ H2O. H2O की फॉर्म के अंदर, पानी के अंदर
यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, सो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से अपने को एनवायरनमेंट से मिलते हैं और कौन से प्लांट से मिलते हैं। अब देखो आप अब अपने रोल समझते हैं, यानी जो अपनों ने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, अब इनका प्लांट्स के अंदर रोल क्या, अपने कुछ पॉइंट्स उन रोल्स के बारे में देखते हैं, यानी डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या रोल होते हैं। सो इसके बाद अपने देखते हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपने को पता चलेगा कि कौन से होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या उनका यूज होता है। अब अपने उनके रोल के बारे में देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर उनका क्या क्या रोल चलते हैं, क्या क्या फंक्शन चलते हैं। सबसे पहले चलता है परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि परमेबिलिटी का यहाँ पे क्या लेना देना। परमेबिलिटी का मतलब तो समझते हो ना, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, परमेबल यानी कौन से सब्सटेंस उस लेयर के उधर जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते, तो उसको परमेबिलिटी बोला जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन को परमेबल बनाने के लिए, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसमें से पास हो सके, दूसरे पार्ट्स तक जा सके, उसके अंदर जो है ये न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं। समझ आ गया? अब आप लोग दोबारा सुन लो। परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वाटर या अदर मॉलिक्यूल्स जो है एक साइड से दूसरे साइड में प्लांट में फ्लो कर सके। दूसरा पॉइंट है ईटीएस। अब आप लोग सोच रहे हो कि ईटीएस क्या है, तो ईटीएस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब प्रोसेस चलती है एनर्जी फॉर्मेशन की, उस टाइम पे क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो इन माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से होते हैं। थर्ड प्रोसेस इसके अंदर सेल डिफ्यूजन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का मूवमेंट। फोर्थ नंबर देखो बफर एक्शन फंक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई टर्म इसमें इंट्रोड्यूस होगी, कईयों ने सुना भी होगा, कईयों को नहीं भी पता होगा। तो देखो क्या होता है बफर एक्शन फंक्शन के अंदर, क्या होता है ना, ये क्या काम करता है, पीएच बैलेंस करने का। क्या काम करता है ये? पीएच को बैलेंस करने का। आप लोग सोच रहे होंगे पीएच का यहाँ पे क्या लेना देना है, तो पीएच का डायरेक्ट लेना देना आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा कि एसिडिक बनाना किसी प्लांट को और बेसिक बनाना सारा का सारा पीएच पे ही डिपेंड करता है। तो ये क्या करता है, प्लांट को कितनी पीएच की नीड है उसको मेंटेन करके चलता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं एंजाइम्स के थ्रू, उसको बैलेंस करना। ठीक है, ये था अपना फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट है स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब क्या होता है प्लांट के अंदर सारा का सारा जो फूड मटेरियल है एक टाइम पे यूज या यूटिलाइज नहीं किया जाता, तो क्या होता है कुछ टाइम पे क्या होता है प्लांट जो होता है अपने लिए एक्स्ट्रा फूड भी बना के रख लेता है जो उसे एडवर्स कंडीशन में काम आता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज करके रखता है फूड और अदर सब्सटेंसेस की, उसमें ये मिनरल वगैरह जो इनमें हेल्प करते हैं। समझ आ गई रोल अपने को? अब अपने देखते हैं अब क्या करेंगे अपने की अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी के बेसिस पे और डेफिशिएंसी के बेसिस पे अपने देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक अपने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किसके बारे में देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों मैंने आपको बताया कि अपने को किससे मिलते हैं, एनवायरनमेंट से। तीनों किससे मिलते हैं, एनवायरनमेंट से। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे गेट फ्रॉम एनवायरनमेंट। ठीक है, और इनका क्या यूज है, प्लांट में किस फॉर्म में यूज होते हैं, कार्बन जो है वो किस फॉर्म में यूज होता है, इन द फॉर्म ऑफ CO2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में यूज होता है, इन द फॉर्म ऑफ H2O। और ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलती है। क्या निकलती है, CO2 वर्क करती है, तब उसके बाद में O2 जो है प्लांट में बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये सब्सटेंसेस अपने को किससे मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी का कुछ ना कुछ अलग इफेक्ट प्लांट पे पड़ता है। जैसे एज्यूम करो कि CO2 की कंसंट्रेशन की कमी आ गई प्लांट के अंदर, तो क्या होगा, डे टाइम में अगर CO2 नहीं मिल पाएगी प्लांट्स को तो फूड नहीं बना पाएगा। फूड नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, प्लांट जो है वो मर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट अपना एलिमेंट देखो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है मैंने तुम्हें बताया था कि मिलता अपने को एनवायरनमेंट से ही है बट इनडायरेक्ट फॉर्म में। सो मिलता डायरेक्ट किससे अपने को, सॉइल से। कैसे मिलता है अपने को, सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जैसे अमोनिया की फॉर्म में मिल गया, पहले नाइट्रेट की फॉर्म में मिल गया, NO3 की फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में मिल गया, अमोनिया की फॉर्म में मिल गया, NH4 की फॉर्म में। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में अपने को किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। ठीक है,
अब इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है टिश्यूज का, यानी एक सेल से दूसरे सेल में टिश्यूज जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ करे, वो किसकी वजह से करती है, नाइट्रोजन की वजह से। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किसके थ्रू होता है, नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। अब आगे देखो, अपने को पता है कि जो अपने फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, अपने फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसमें यूरिया या अमोनिया प्रेजेंट होता है, वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, नाइट्रोजन पे, यानी कि उसमें मेन कंपोनेंट ही क्या होता है, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से प्लांट जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में कौन यूज होता है, अपने नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में या अच्छी अमाउंट में यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपने इसके बाद में इसकी कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ेंगे, ये तो आज अपने बेसिक पढ़ लिया, कल अपने नाइट्रोजन को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अपने कुछ इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है प्लांट्स में तो उससे क्या क्या हार्म्स होते हैं, क्या क्या अपने उससे कैसे क्या क्या डिजीज अपने को पता कैसे चलेगा कि प्लांट में किस विटामिन की या किस मिनरल की कमी हुई है, तो उसके पर्टिकुलर सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, उससे पता चलेगा। फिर कुछ मिनरल्स और आएंगे, उसके बारे में अपने देखेंगे, जैसे कैल्शियम आ गया, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, इनके बारे में देखेंगे ये प्लांट में इनका रोल क्या है। फिर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपने उसको कैसे पता लगाएंगे, तो कल इसे डिटेल में अपने इसको स्टडी करेंगे। आज वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा, साथ साथ आप लोग इसके नोट्स बना लें। सैटरडे को आपकी नोटबुक स्कूल में मंगवाई जाएगी, जितना काम किया है नोटबुक आपने जरूर भेजनी है स्कूल में, ठीक है। और लास्ट वाली वीडियोस जो है पिछली साथ साथ देखकर चलो, नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।